Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are listening me on my YouTube channel Changemaker Classes. So first of all, a very happy new year to you all, and I wish you all the best. I wish you all the luck, and I wish that everyone achieves everything that one has ever dreamt of. तो पॉजिटिव नोट पे 2024 को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। और जिस शख्स की आज कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 4 साल के भांजे से मैंने जब पूछा कि मैंने मोदी जी की फ़ोटो दिखा के मैंने जब उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसका जवाब था सुरेंद्र मोदी। तो नाम सही नहीं था, लेकिन पहचान बिल्कुल ही सही थी। तो मैं नहीं समझता मुझे बहुत ज़्यादा परिचय करवाने की ज़रूरत है। तो आइए उनकी कहानी, मोदी जी की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी की जो शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात से। वडनगर जो उस समय बॉम्बे का हिस्सा था, वो अब गुजरात में है। तो वडनगर गुजरात से कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे उनके पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी जी और माताजी हीराबेन मोदी जी के घर पे उनकी तीसरी संतान जन्म लेती है। आउट ऑफ द 6 चिल्ड्रन दैट दे हैड, तो उनकी तीसरी संतान नरेंद्र मोदी साहब जन्म लेते हैं। और बात करें बचपन की, तो अगर आप मेरी इस कहानी को अपने स्मार्टफोन पे सुन पा रहे हैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं मोदी जी से ज़्यादा प्रिविलेज हैं। जो बचपन मोदी जी का रहा था, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी 1950, सबसे पहले तो उस दौर के अपने स्ट्रगल रहे होंगे। आज़ादी से सिर्फ 3 साल पहले की, 3 साल बाद की, माफ़ कीजिएगा, बात कर रहे हैं हम। तो वो स्ट्रगल रहे होंगे और साथ में जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी क्योंकि मोदी जी के पिताजी यानी दामोदर दास जी, उनकी वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान थी जहाँ वे चाय बेचा करते थे। और उनकी माता जी आसपास के घरों में छोटे छोटे काम, जैसे कि पानी भरना, जैसे कि बर्तन मांजना, इस तरह के काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाने की जद्दोजहद लगी रहती थी। तो मैं समझता हूँ आप मुझे अगर यहाँ पे सुन पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मोदी जी से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। तो एक जो बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये कि अगर उन्होंने एक सपना देखा, अगर मोदी जी ने ये सब कुछ आज अचीव किया है, जिस मोदी जी को हम जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई चीज़ रोकनी चाहिए हमारे सपने पूरे करने से। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बताया, आजीविका की भी बहुत परेशानियाँ, रोज़ की जद्दोजहद, चाय की दुकान और आसपास के घरों में काम करके इस तरह से जैसे तैसे अपनी रोज़ी रोटी चलाई जाती थी मोदी जी के परिवार में। तो मोदी जी अपने पिताजी की मदद करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान में उनकी हेल्प करना। अपने खाली समय में, स्कूल के बाद, पढ़ाई के बाद पिताजी की मदद किया करते थे, जिसमें रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को चाय पिलाना और ट्रेन्स में चाय सर्व करना, ये सारे काम मोदी जी किया करते थे। और यही वजह रही गुजरात से आने वाले 1950 बॉर्न, गुजरात से आने वाले मोदी जी की हिंदी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने अच्छे वक्ता अगर वो आज हैं हिंदी भाषा में, तो कहीं ना कहीं उस दौर का काफ़ी योगदान रहा है। क्योंकि मुझे जो लोग गुजरात से सुन रहे हैं, या अगर आप किसी गुजरात से किसी को जानते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि उस दौर का एक शख्स जो इतनी बढ़िया हिंदी बोलता है, ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद महज 8 साल की उम्र में, मोदी जी आरएसएस की शाखा जाने लग गए। शाखा में मोदी जी की मुलाकात होती है संघ के प्रचारक
लक्ष्मण दास इनामदार उर्फ वकील साहब से। मोदी जी का मानना है कि वकील साहब का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है मोदी जी के जीवन पर। वकील साहब ने उन्हें सोशल सर्विस के लिए, देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और कहीं ना कहीं उसका ही एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि मोदी जी की लाइफ में। और उन्होंने जितनी भी सोशल सर्विस करी है, जितनी भी समाज सेवा कर रही है, या जो एक देशभक्ति का बीज शुरुआती दिनों में अगर किसी ने बोया था मोदी जी के जहन में, तो वो शख्स वकील साहब थे। इसके बाद 1962 में जब मोदी जी 12 साल के थे, उस दौरान भारत चाइना के अगेंस्ट जो एक वॉर था, वो वॉर हार गया था। हिंदुस्तान चाइना के सामने वो जंग हार गया था और उस हार ने ना मोदी जी को झकझोर के रख दिया और कहीं ना कहीं उस हार ने मोदी जी को जगा दिया। और वकील साहब का बोया हुआ देशभक्ति का बीज अब पनपने लगा था। मोदी जी इस हार के बाद समाज के प्रति, देश के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, पैसों की कमी के कारण आर्मी स्कूल में दाखिला ना ले सके और इस वजह से उनका आर्मी ज्वाइन करने का सपना पूरा ना हो सका। और फिर उन्होंने देश सेवा का एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने एनसीसी के लिए अप्लाई किया, जहाँ पे फिजिकली उनको फिट नहीं पाया गया, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, उनकी मेहनत, उनके लगन को देखते हुए एनसीसी ने उन्हें एक्सेप्ट किया। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने अपना घर छोड़ा और खुद की तलाश में निकल गए। घूमे, भ्रमण किया, अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, देश को समझा, लोगों को समझा और इस यात्रा में चलते चलते अहमदाबाद पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात फिर से वकील साहब से होती है। अब अहमदाबाद में अपने मामा जी की कैंटीन में मोदी जी ने काम करना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर से वकील साहब से हुई। वकील साहब ने उनके रहने का और उनके खाने पीने का बंदोबस्त आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में अहमदाबाद में कर दिया। वकील साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली वॉच कर रहे थे मोदी जी को, और उन्हें मोदी जी में वो पोटेंशियल दिखा, वो दम दिखा, वो कैलिबर दिखा, जो कहीं ना कहीं इस देश के बहुत काम आने वाला था। तो मोदी जी ने 1971 21 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। इसके बाद काम करते रहे, आरएसएस के लिए काम करते रहे, समाज सेवा में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। इस बीच में बहुत सारी यात्राएं आयोजित करी, बहुत सारे संकट की घड़ी में लोगों के काम आए, किसी भी तरह की आपदा में लोगों की मदद की, युद्ध स्तर पे मदद की, जमीनी स्तर पे लोगों की मदद की। तो ये सब कहीं ना कहीं वो उनकी एक जर्नी बना रहा था, एक डायरेक्शन में वो जा रहे थे, जो एक पूरी ये खूबसूरत जर्नी, एक मेहनत से भरी हुई जर्नी कहीं ना कहीं एक तय कर रहे थे मोदी जी। इसके बाद 1985 एक बहुत बड़ा मोड़ आया मोदी जी की जिंदगी में, जब आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सुपुर्द किया। अब मोदी जी ने 1985 में बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करते ही
महज 2 सालों में 1987 में मोदी जी के सामने था सबसे बड़ा चैलेंज, और ये चैलेंज था अहमदाबाद के नगर निगम के चुनाव। 1987 में अहमदाबाद के नगर निगम चुनावों की जिम्मेदारी मोदी जी को दी गई। अब जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा किरदार, तो मोदी जी कहां जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाले थे। मोदी जी ने चुनाव प्रचार को लीड किया और बीजेपी ने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की नगर निगम चुनावों में। इसके बाद मोदी जी को गुजरात में बीजेपी की और जिम्मेदारियां दी जाने लगी। तो मोदी जी लग गए गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत करने में। इस दौरान एक सेटबैक भी आया, एक मुश्किल दौर भी आया जब 1989 में मोदी जी ने अपने पिता को खो दिया। टूटे नहीं, दुख था, दर्द था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी, तो रुकने जैसा तो कुछ था ही नहीं। इसके बाद मोदी जी फिर से कामकाज में लग गए, बीजेपी को मजबूती दी। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है आज गुजरात, तो ये उस दौर की मेहनत है, उस शख्स की मेहनत है जो आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए रंग लाती है। 1999 जब कारगिल के युद्ध हुए थे, उस समय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया था। और 1999 में जब कारगिल के युद्ध में हमारे सैनिक लड़ रहे थे, हमारे जवान लड़ रहे थे, जो युद्ध हमने जीता था आगे चल के, ये इस दौरान, युद्ध के दौरान मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पे सैनिकों से, जवानों से मिलने पहुंचे थे कारगिल। इस कदम की बहुत सराहना की गई। इसके बाद महज 2 सालों बाद 26 जनवरी 2001 का वो समय, जब पूरा देश रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो गुजरात के लिए ये दिन किसी काले दिन से कम नहीं था। 26 जनवरी 2001 गुजरात में भूकंप आता है, और कैसा भूकंप, वो भूकंप जिसने कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा जानें ले ली थी। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, और गुजरात के लिए एक संकट की घड़ी आई। और जो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इन भूकंप से, वो इलाका था कच्छ। अब मोदी जी ने हमेशा बात करी है कि उनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, बल्कि कहीं ना कहीं उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। जो आपदा को अवसर में बदलने की बात मोदी जी बार बार किया करते हैं, वो उसकी एक झलकी वहां पे दिखाई थी। सब कुछ तबाह हो गया, 10,000 से ज्यादा जाने गई। अब बारी थी सब कुछ रीबिल्ड करने की, सब कुछ फिर से बनाने की। तो उन्होंने जो आइडिया दिया, जिस तरीके से उन्होंने कच्छ को रीबिल्ड करने में जो भूमिका निभाई, जो चीजें करी उन्होंने, और जब कच्छ रीबिल्ड हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। काफी प्रशंसा हुई मोदी जी की। उस दौरान जमीनी स्तर पे लोगों की मदद की, वो आपदा के दिनों में लोगों की हर संभव मदद की, लोगों को
खाने पीने से लेके शवों के अंतिम संस्कार तक सब कुछ पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल जी की जो सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, उसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, काफ़ी आलोचना की गई। और आपदा के उन दिनों में, भूकंप से आपदा के उन दिनों में गुजरात सरकार को निष्क्रिय और शिथिल बताया गया, जिसमें कहा गया, आरोप लगाए गए कि गुजरात की सरकार एक्टिव नहीं थी उन दिनों में। और इसके तुरंत बाद सितंबर में 2001 में सितंबर में गुजरात में उपचुनाव हुए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। 1 अक्टूबर का दिन था, 1 अक्टूबर। नरेंद्र मोदी साहब का फोन बजता है और ये फोन था, ये कॉल थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो वाजपेयी साहब ने कॉल किया था, मिलने को बुलाया और दे डाली मोदी जी को अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। उन्हें गुजरात के सीएम की कुर्सी संभालने के लिए वाजपेयी जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए। और बड़ी जिम्मेदारी यानी कि बड़ा मौका। अगर मोदी जी के नज़रिए से मैं बात करूं, जितना मैं उनको समझ पाता हूं, तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी आपदा, जितनी बड़ी परेशानी, उतना ही बड़ा मौका। तो मोदी जी ने स्वीकार किया, गुजरात के सीएम की कुर्सी संभाली और यही सबसे निर्णायक दौर था, मैं समझता हूं, मोदी जी के राजनीतिक करियर का। क्योंकि आज जिस गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, जब 2014 में मोदी जी को पीएम कैंडिडेट जब घोषित किया था बीजेपी ने 2013 में, तो गुजरात मॉडल की काफ़ी बात हुई थी। और इसकी शुरुआत इसी दिन से हुई थी जब वाजपेयी साहब ने उन्हें गुजरात के सीएम की कुर्सी संभालने के लिए कहा था। तो ये सब चीज़ें ओवरनाइट नहीं हुई, रातों रात कुछ भी नहीं हुआ। सालों साल की मेहनत और परिश्रम, कहीं ना कहीं सब कुछ एक साथ मिल के ये सारी जर्नी चल रही थी, ये सारे रास्ते तय हो रहे थे। तो इसके बाद गुजरात की कुर्सी संभाली मोदी साहब ने और सबसे बड़ा मौका जिसे दोनों हाथों से स्वीकार किया मोदी साहब ने। कुर्सी संभाले अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक और बड़ी चुनौती साल 2002 में जब 27 फरवरी के दिन गोधरा एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। दंगे भड़क गए। लगभग कहते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उन दंगों में और पूरा गुजरात दंगों की चपेट में था। बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल हुए, जिसके बाद गुजरात की विधानसभा भंग की गई और फिर से वहां पे चुनाव हुए और इन चुनावों में 182 में से 127 सीटें बीजेपी ने जीती और मोदी जी एक बार फिर से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। इसके बाद वो गुजरात मॉडल पे काम किया। उस गुजरात मॉडल पे काम किया जिसकी काफी बात हुई थी 2014 के चुनावों से पहले। और
2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत में इस गुजरात मॉडल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसके बाद मोदी जी ने गुजरात को बनाया और 2014 तक वो लगातार गुजरात के सीएम रहे। और इस बीच 2013 में बीजेपी ने उन्हें अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया। और ये सब चीज़ें यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनकी समाज सेवा, सीएम के तौर पे उनका काम, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी और लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब के रूप में अपना भावी प्रधानमंत्री देखा। 16 मई 2014 को बीजेपी ने 282 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी और वडोदरा की दोनों ही सीट्स पे भारी मात्रा में वोटों के साथ एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 26 मई 2014 जब मोदी साहब ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 15 अगस्त 2014 जब पहली बार लाल किले से तिरंगा फहराया था मोदी जी ने, और उस दिन एक बहुत एडमायरेबल चीज हुई थी, एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज हुई थी, जिसे मैं समझता हूं कि एक बहुत ही डिसाइसिव चीज जिसे मैं कहूंगा, और वो था स्वच्छ भारत का ऐलान 15 अगस्त 2014 को। आज हम हमारे आसपास देखते हैं सफाई पे एक विशेष ध्यान होता है। अगर आप किसी एक छोटे से स्टॉल पे जाके अगर आप कुछ खाते हैं तो आप डस्टबिन ढूंढते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस अभियान की एक बहुत बड़ी जीत मैं कहूंगा, जब मोदी साहब ने खुद ही उस अभियान को सपोर्ट करते हुए झाड़ू उठाया, फावड़ा उठाया और लग गए साफ सफाई पे। तो ये एक बहुत डिसाइसिव चीज मुझे लगी जो उन्होंने अनाउंस करी थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। इसके बाद 2014 से 2019 तक मोदी जी ने काम किया, हमारा बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे कामों को हमने सराहा, और 2019 में फिर से चुनाव हुए लोकसभा के, और इस बार जो जीत का अंतर था वो और भी ज्यादा बड़ा था। बीजेपी ने 23 मई 2019 को हुई मतगणना में टोटल 303 सीटों पे जीत दर्ज की थी, और एक बार फिर से 30 मई 2019 को मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और अब ये मोदी साहब वो मोदी साहब हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें मैंने जैसा कहा था कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं। सीखने को यह है कि आप शून्य से शुरू करते हो और आप शिखर तक पहुंचते हो। जरूरत होती है तो एक सपने की, एक मेहनत की, एक इरादे की, और बस काम करते रहने की। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रिविलेज लेके ही आगे बढ़ सकते हो। आप कुछ ना हो आपके हाथ में, जीरो से शुरू करके, शून्य से शुरू करके शिखर तक का सफर अगर
एक चाय वाले का बेटा तय कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। बड़े सपने देखना, उसका कोई खर्च नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। और यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप मोदी जी के समर्थक हो सकते हो, आप उनके विचारों के विरोधी हो सकते हो, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शायद उनसे अलग हो सकती है, आपके विचार उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि हम सभी कायल हैं उनकी वाक्पटुता के, उनकी परिश्रम के, उनकी मेहनत के, उनकी लगन के, उनकी स्ट्रैटेजीज के, उनकी रणनीतियों के। हम सभी कायल हैं। देश के सारी राजनीतिक विरोधी पार्टियां ये मानेंगी कि उसे इंसान से परास्त हो चुकी हैं, उनकी रणनीतियों से परास्त हो चुकी हैं। तो एक पावरफुल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित किया मोदी जी ने, और विरोधियों को पूरी तरह से परास्त किया है, और एक बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल है आज नरेंद्र मोदी साहब को। और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसके सर्वोच्च नेता मोदी जी, जिन्हें हम इतना प्यार देते हैं, जिन्हें हमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से हमने बनाए रखा है, और इतना सारा जन समर्थन दिया है। ये कहीं ना कहीं वो सारी मेहनत जो उन्होंने शुरुआती दिनों से करी, जो उन्होंने संघ के दिनों से करी, जो उन्होंने शाखा के दिनों से करी, जो सोशल सर्विस करी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ के और आज उन्हें विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का महानायक बनाती हैं। तो सलाम है। एक बार फिर से कहूंगा, आप पॉलिटिकली उनसे डिफर कर सकते हो, आप अलग रह सकते हो उनकी आइडियोलॉजी से, और यही तो खूबसूरती है ना लोकतंत्र की, कि आप डिफर कर सकते हो। आप पीएम से भी डिफर कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप उनसे डिफर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जितनी प्रेजेंस है, आपको हर जगह मोदी जी दिख जाते हैं। तो जितनी उनकी प्रेजेंस है, जितनी मेहनत है, आज भारत को, हिंदुस्तान को जो एक ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाता है, एक ग्लोबल वैश्विक पहचान जो मिल पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं समझता हूँ, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का। तो बस कहानी को खत्म करना चाहूंगा, और आपसे बस यही गुजारिश है, बस एक ही चीज सीखने की कोशिश है इस कहानी से, कि शून्य से भी शिखर शुरू करते हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, इरादे हैं तो शिखर पे पहुंचना ही है। तो बस कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लगे रहना है, परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहनी है, और एक दिन वो सब कुछ पा लेना है जिसका सपना कभी देखा है। तो कहानी खत्म करूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो गुजारिश करूंगा इस कहानी को अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूं ही अपना प्यार
बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।